डे बाई डे आप लोग कम होते जा रहे हो भाई। चलो अभी कल तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज क्या तारीख है? 12 पढ़ाऊंगा मैं। और दिवाली कब है? तो 13 भी पढ़ाऊंगा। 11, 12 और 13, 14 और 15 छुट्टी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज के टॉपिक, पहला पॉइंट, इट इज गैमीटोजेनेसिस। इसके पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा चुका हूं। सो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हम लोग देख चुके हैं। सो आज के टॉपिक का नाम है गैमीटोजेनेसिस। सो दो बातें याद रखनी है कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाई जाएंगी जर्म सेल्स। एकदम शांत रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इन जर्म सेल से गैमीट बनने तक की प्रक्रिया का नाम गैमीटोजेनेसिस। मैंने गैमीट की बजाय गैमीट्स लिखा है। इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं कि ह्यूमन के केस में जहां सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, वहां पर दो प्रकार के गैमीट्स हैं। एक प्रकार के गैमीट का नाम है स्पर्म, ये मेल गैमीट है, और दूसरे प्रकार के गैमीट का नाम है ओवा, ये फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट के फॉर्मेशन का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवा का बनना इट इज नोन एज oogenesis। बहुत सिंपल और बहुत आराम से समझने वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो गैमीटोजेनेसिस पर्टिकुलरली कितने प्रकार की होगी? दो। एक कौन? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक कौन? अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक बात कॉमन है कि ये प्रोसेस चालू होगा, बताओ किन सेल से? और इन जर्म सेल का पता हर बार अलग है। जैसे अगर मैं मेल की जर्म सेल पता लगाऊं कि मेल की जर्म सेल कहाँ है, याद है हमको? ये प्रेजेंट है टेस्टिस के सेमिनी सेमाइनल वेसिकल, इट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद है आपको? तो जब हम लोगों ने टेस्टिस को कट किया था, उसमें लोब मिले थे। कितने लोब मिले थे? 250। भूल गए आप लोग? देखो मैं ऐसे तो भागूंगा नहीं तुमको पूछे बिना, तो तुम बता दो। टेस्टिस में 3 लेयर थी, याद है? ट्यूनिका, वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। 3 लेयर थे, याद है? वेस्कुलोसा के अंदर जब एंट्री करते थे तो हमें कितने कंपार्टमेंट मिलते थे? 250। हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद है? और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें मिल रही थी जर्म सेल। भूल गए बेटा आप लोग? जर्म सेल मिल रही थी, बीच बीच में सर्टोली सेल। कौन सी सेल? सर्टोली सेल। सो इन जर्म सेल से गैमीट बनेगा। बताओ मेल गैमीट बनेगा कि फीमेल? मेल। और कल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, और हमने देखा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम ओवरी। ओवरी इज कवर्ड बाई, क्या ये जर्माइनल एपिथेलियम है? फिर इसके बाद बेटा इसमें क्या था? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के 2 पार्ट थे, एक कॉर्टेक्स, दूसरा कॉर्टेक्स और मेडुला। यहाँ पर फॉलिकल प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर भी बेसिकली जर्म सेल मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी उसकी कहानी है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सो चाहे ये जर्म सेल हो चाहे ये जर्म सेल हो, इनका गैमीट तक पहुंचना तय है। और गैमीट तक पहुंचना, इस प्रोसेस का नाम है गैमीटोजेनेसिस। कितने प्रकार की? 1 इज
स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा oogenesis, मेल गैमीट का बनना, फीमेल गैमीट का बनना oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगी? टेस्टिस, फिर से बोलो, और oogenesis कहाँ होगी? याद रहेगा? अब एक और बात, ह्यूमन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, तो बताइए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। तो बताओ टेस्टिस n की 2n, ओवरी, एंड ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। नहीं आया? तो बताओ इस पूरे बेटा प्रोसेस के दौरान माइटोसिस होगी कि मियोसिस? हाँ, मियोसिस। बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो प्रोसेस होगा उसका नाम मियोसिस, और बेटा इसके दौरान भी प्रोसेस होगा, नाम बताओ, मियोसिस। तो मियोसिस इज द मेन डिवीजन। एक ना एक बार ये मियोसिस जरूर होगा जिससे गैमेटोजेनेसिस होगी। और गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार की? दो। एक कौन? स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा कौन? कुछ नहीं है इस टॉपिक में, इतनी देर तक में मैंने कुछ नया नहीं बताया, इतना सबको आता है, इतना हर बच्चे को आता है, लेकिन यहीं से मुझे टॉपिक शुरू करना है। तो एक बार रिवाइज करो, आगे बढ़ो। बताओ गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? गैमीट का बन जाना। दो प्रकार के गैमीट है, एक कौन? स्पर्म, मेल है कि फीमेल? मेल का बनना। दूसरे प्रकार का ओवा, फीमेल गैमीट है, प्रोसेस का नाम oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हो कि oogenesis हो, कहां से चालू होगी? जर्म सेल। जर्म सेल कहां कहां है, याद है आपको? बताओ जर्म सेल में माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस। तो बताओ जर्म सेल जो होंगी n होंगी कि 2n? और बेटा गैमीट जो होंगे वो n। पक्का? नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। एकदम शांत। मेल गैमीट, ओके। सो वेदर इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, वेदर इट इज, नहीं आया हमारे, या हो कि क्या हो? स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हो कि oogenesis हो, चार मेन प्रोसेस से ये प्रोसेस होगा, चार मेन इवेंट होंगे। जैसे मैंने कल तुमको पढ़ाया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, कितनी हेडिंग में पढ़ेंगे? 5। याद है? तो बिल्कुल यही रहना। बताओ पहला प्रिंसिपल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा एक्सेसरी पक्का? इसका मतलब वो प्रिजर्व जो तुमने पढ़ा है। और आज पढ़ो, मेल गैमीट फॉर्मेशन हो कि फीमेल गैमीट फॉर्मेशन हो, वो 4 स्टेप या 4 इवेंट से गुजरता है। इट इज नोन एज PGMT। CPMT की PGMT? याद रखना, जो जर्म सेल है उनमें ये 4 प्रक्रियाएं होंगी, और इन चारों प्रक्रियाओं को मैं लिखूंगा डिटेल में। पहली प्रक्रिया क्या है? P, दूसरा G, फिर M, फिर T। ये रूल है, आपको हमेशा याद रखना है, याद रखना। PGMT का मतलब है प्रोलिफरेशन। बोलो क्या नाम है? P फॉर प्रोलिफरेशन। तो जर्म सेल में एक स्टेज आएगी जिसे बोलेंगे हम लोग स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। पहले तो हेडिंग क्रिएट करवा रहा हूं आपसे, आपको सीखना चाहिए। फिर दूसरी आएगी स्टेज, इट इज नोन एज ग्रोथ। अब किसकी ग्रोथ हो रही, किसी को कुछ नहीं मालूम। बताओ जर्म सेल में क्या होगा? जर्म सेल में क्या होगा? हाँ? जब प्रोलिफरेशन हो चुकेगा तो क्या होगा? ओके। ग्रोथ के बाद होगा मैच्यूरेशन। बोलो क्या होगा? और मैच्यूरेशन के बाद होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ये जितने भी कोड्स हैं इनको समझाने में मेरी हालत खराब होती है, क्योंकि पता नहीं तुम किस तरीके से पकड़ोगे, मुझे नहीं मालूम। फिर भी हम सबको मालूम है जर्म सेल से एक दिन क्या बनेगा? गैमेट। ये पढ़ा है।
अभी भी पढ़ाया था। जर्म सेल से क्या बनेंगे? गैमेट। और कितने इस बेटा इवेंट के साथ? 4। P G M P। व्हाट इज P? प्रोलिफरेशन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैचुरेशन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या जर्म सेल में प्रोलिफरेशन होगा? थैंक यू वेरी मच। फिर ग्रोथ होगी, फिर ओके। अब ध्यान सुनेंगे, सब लोग ध्यान सुनेंगे। बोलते हैं जो इमेच्योर सेल्स हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं, बोलते हैं इमेच्योर जर्म सेल होती हैं। और ये इमेच्योर जर्म सेल प्रेजेंट है कहां, वो आपको मालूम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर से बोलो, पक्का? इन इमेच्योर जर्म सेल में हुआ बेटा पहला पॉइंट, बोलो पहला पॉइंट, प्रोलिफरेशन। फिर से बोलो, और ये प्रोलिफरेशन होगा माइटोसिस से। बोलो किससे? प्रोलिफरेशन का मतलब सेल डिवीजन। तो जब प्रोलिफरेशन होगा, माइटोसिस होगी, तो इन इमेच्योर जर्म सेल में से कुछ जर्म सेल कहलाएंगी स्पर्मेटोगोनिया। बोलो क्या बोलाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा प्रोसेस पूरा नहीं आया? बोलो क्या हुआ? प्रोलिफरेशन। कहां हुआ? डायग्राम बनाना अभी पॉसिबल नहीं है, मैं इसको लिखा रहने दूंगा और आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, इसे लिखा रहने दूंगा। तो मेरे साथ चलते रहो। बोलो, इमेच्योर जर्म सेल में क्या हुआ? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब सेल डिवीजन। फिर से बोलो, और इस प्रोलिफरेशन के दौरान कौन सा प्रोसेस हुआ? माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। फिर से बोलो, बताओ ये N था कि 2N? तो स्पर्मेटोगोनिया भी 2N। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हुई ग्रोथ। बोलो क्या? बहुत ध्यान सुनना। ग्रोथ में एक्चुअली फिर से डिवीजन हुए, इन डिवीजन का नाम है फिर से माइटोसिस। मियोसिस की माइटोसिस। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हुआ। बोलो क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइटोटिक डिफरेंशिएशन। बोलो क्या नाम है? तो अगले दिन मैं पूछूं कोई ग्रोथ का दूसरा नाम, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ये एनसीईआरटी में लिखी है। तो बताओ स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? पूछने पे कुछ भी नहीं बता रहा। माइटोसिस। और जब माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ तो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बोलो क्या नाम है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से मैं पूछ रहा हूं, N की 2N? मियोसिस की माइटोसिस। क्रोमोसोम नंबर? इसके बाद क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में फिर से माइटोसिस। केवल माइटोसिस की डिफरेंशिएशन, इट इज नोन एज माइटोटिक डिफरेंशिएशन। बोलो क्या नाम है? क्या बनी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से बोलो। तो बताओ कौन कौन से 2 प्रोसेस हो गए? प्रोलिफरेशन हो गया, फिर क्या हो गया? ग्रोथ। पक्का? नाउ ग्रोथ के बाद हुआ मैचुरेशन। बोलो क्या हुआ? मैचुरेशन। एंड मैचुरेशन इज एक्चुअली मियोसिस। अब कुछ ऐसे लोग भी यहां बैठे होंगे जिनका मन करता होगा कि मियोसिस तो मैंने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, तो अभी फॉर टाइम, फॉर अ वाइल आपको मानना पड़ेगा। मियोसिस के डिवीजन होते हैं 2, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। बोलो, तो मियोसिस के कितने बेटा स्टेजेस होती हैं? 2। एक कौन? मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। देखते हैं कुछ लोगों को आता ही होगा। बताओ इसमें कौन सा है रिडक्शनल डिवीजन? जिनको नहीं आता घबराओ मत। मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन? रिडक्शनल। कैसा? व्हाई इज नोन एज रिडक्शनल? क्योंकि इस डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। पक्का? तो बताओ मैचुरेशन कितने होंगे? 2। पहला मियोसिस इज मैचुरेशन फर्स्ट, दूसरा मियोसिस इज मैचुरेशन सेकेंड। जमाई
अरे हीरो, इतने शोर में भी तुम जमा ही ले लेते हो, वाह। और इतने शोर में भी लोग सो जाते हैं। इनकी नींद को नमस्कार है। अब तुम ही से पूछेंगे, अब पढ़ाएंगे नहीं, अब अभी पूछ रहे। बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक आए? एन है कि 2n? अब इस 2n में क्या हुआ? ये बोलो पहले, क्या हुआ? और मैचुरेशन मतलब मियोसिस। और मियोसिस के कितने स्टेप? 2। पहला मियोसिस और मियोसिस दूसरा। पहला मियोसिस जब हुआ, मियोसिस फर्स्ट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट खत्म, चेंज हुई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। बोलो किसमें? अब बताओ जितने लोग भी हैं बताइए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ। तो ये था 2n और ये क्या हो गया? n। तो मान लो ये 46 था, तो ये भी, ये 23। तो क्या मैचुरेशन एक ही स्टेप का? पता नहीं। अरे मियोसिस फर्स्ट हुई, इसके बाद क्या हुआ? मियोसिस सेकेंड। मैं यहां लिख रहा हूं, मजबूरी है, जगह नहीं है। मियोसिस सेकेंड हुई, और जब मियोसिस सेकेंड हुई तो इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इट चेंजेड इनटू स्पर्मेटिड। बोलो क्या बोला? स्पर्मेटिड। बताओ कितने प्रोसेस हुए? पता नहीं। पहला, बहुत मार पड़ेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, और मैचुरेशन के कितने स्टेप? एक कौन? मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो क्रोमोसोम नंबर हाफ। बोलो क्या हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर से हुई मियोसिस सेकेंड, इक्वेशनल डिवीजन। बोलो कैसा? तो जितने क्रोमोसोम है उतने ही रखा, क्या बनाया? स्पर्मेटिड। फिर से बोलो। अभी तक स्पर्म नहीं बना, स्पर्मेटिड बना, क्रोमोसोम का नंबर हाफ। इसके बाद हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो क्या हुआ? दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन। बोलो क्या नाम है? हाँ, स्पर्मेटिड धीरे धीरे डिफरेंशिएट होने लगा, और इसी डिफरेंशिएशन का तीसरा नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। बोलो स्पर्मियोजेनेसिस। And now this spermatid get changes into structure known as sperm. ओवा नहीं। तो बताओ स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया का नाम बोलो, क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा नाम डिफरेंशिएशन, तीसरा नाम स्पर्मियोजेनेसिस। और मुझे इतना मालूम है कि जो मैंने तुमको पढ़ाया तुमको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। चाहे जितना तुम हाँ बोलो, कितना भी हाँ बोलो, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अगर तुम्हारा लक हुआ तो शायद काम बन जाए, शायद शायद शायद। आगे है और आगे, ये नहीं चाहिए, इवेंट चाहिए, इवेंट। वाह भाई वाह, लक है तुम्हारा। जो तुमको एनसीईआरटी देती है वो मैं देकर बता रहा हूं। क्या लिखा है? माइटोसिस डिफरेंशिएशन। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, आई एम गोइंग टू ट्राई इट वंस। अरे भैया, मत करो, ट्राई मत करो। जो तुम कर रहे हो हम सब करके छोड़ दिए। अब बेकार में मार खा जाओगे, क्या फायदा होगा? और इस उम्र में अब बार बार मार खाओ, अच्छा भी नहीं लगता। लगता है अच्छा? अरे ठीक क्या बेटा, मैं चाह रहा हूं पीछे वाले भी देख ले बस। ओके, थैंक यू। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना। बताओ ये क्या दिख रहा है? ये और ये सर ने तो ये नहीं पढ़ाया, सर ने पढ़ाया पीजीएमटी। बोलो क्या पढ़ाया? पीजीएमटी।
पी वाला पोर्शन आपकी एनसीईआरटी ने आपको नहीं बताया। ये क्या है? जी। ये क्या है? एम। M1 और M2। मैचुरेशन कितने फेज हैं? 2। और इट इज टी। व्हाट इज टी? ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा बताओ, क्या हमारे पास जर्म सेल हुआ करती थी? और जर्म सेल में प्रोलिफरेशन हुआ? प्रोलिफरेशन मियोसिस से हुआ कि माइटोसिस? हाँ, उनमें से कुछ बनी स्पर्मेटोगोनिया। बताओ कौन सा प्रोसेस पूरा हो गया? प्रोलिफरेशन। बोलो कौन सा हो गया? नाउ प्रोलिफरेशन के बाद क्या मिली? बताओ, जर्म सेल N की 2N, स्पर्मेटोगोनिया। ये मैं अपनी लाइनें पढ़ा रहा हूं कि एनसीईआरटी? हाँ, तो एनसीईआरटी सीखो। अब बताओ, स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुई? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब मियोसिस की माइटोसिस, और माइटोसिस डिवीजन की डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ इज नथिंग बट माइटोसिस डिफरेंशिएशन। और क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। N था कि 2N? बोलो। और अभी भी क्या हो रही है? माइटोसिस। N की 2N। इसमें हुआ मैचुरेशन। क्या हुआ? एंड मैचुरेशन किससे होता है? मियोसिस। M फॉर मैचुरेशन, M फॉर मियोसिस। और मियोसिस से कितने इवेंट? 2। मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन हुआ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड, मियोसिस, और उसके बाद क्या बना? स्पर्मेटिड्स। बोलो क्या बना? और स्पर्मेटिड में हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो क्या नाम है? 3 नाम बताए मैंने। ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। कुछ नहीं आया? आया? अभी डायग्राम भी बनाऊंगा। अभी तो केवल चार्ट है, डायग्राम भी बनाऊंगा। अब ध्यान से देखो, ये बताओ क्या है? इसके पहले कौन सी फेज हो चुकी है? जर्म सेल थी। थोड़ी मदद कर दो, बस थोड़ी मदद कर दो। यहां जर्म सेल थी। उनमें क्या हुआ? पी। व्हाट इज पी? क्या बनी? उनमें क्या हुआ? पीजी हो गया। बताओ क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें क्या हुआ? मैचुरेशन। मैचुरेशन किसका? मियोसिस। मियोसिस कितने? 2। मियोसिस 1, मियोसिस सेकेंड। फिर स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड में क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन। PGMT। नहीं आया? अब देखो, शायद वो भी कोई ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है। बताओ हमारे पास क्या है? क्या हुआ? उधर बिना देखे बताना। जर्म सेल में क्या हुआ? क्या बनी? स्पर्मेटोगोनिया। उसमें क्या हुआ? ग्रोथ मतलब माइटोसिस डिफरेंशिएशन। क्या बनी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें क्या हुआ? मैचुरेशन। मैचुरेशन पहले में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दूसरे में गए बेटा, गए स्पर्मेट, गए। जिस तरीके से हिक्कप्स, हिचकियां आप लोगों को आ रही है ना, उस तरीके से हम मानेंगे नहीं कि नहीं तुमको आया है। एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन। कैसे फिजिक्स समझते होगे तुम लोग? जब बायोलॉजी में ये हाल है तो फिजिक्स में जब वो रोटेशनल में आता होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सर्कुलेशन। मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक चैप्टर वो रोटेशन लगता था। आपको समझ में आ जाता है? और फिजिक्स में एक चैप्टर और था जो मेरा दिमाग खराब ही करते रहता था। हमें आज तक कभी रे ऑप्टिक्स समझ में नहीं आया कि कब इन्वर्टेड बनेगा, कब बोले अब इन्वर्टेड बनेगा, हाँ। कब मैग्नीफाइड बनेगा, कब क्या होगा हमें नहीं समझ, कब प्लस साइन कब माइनस साइन नहीं समझ। बड़े खुश हैं, इसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ भाई। क्या गजब फिजिक्स रटी थी मैंने। अब वो समय नहीं कि फिजिक्स रटी जाए। बट कहीं खत्म, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
सब भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा। गैमीटोजेनेसिस में क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पर्म। एक स्टेप मम्मी कसम एक भी अपने आप नहीं लिखूंगा मैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ये तो सही है, यहां तक सही है, चेक सही है। स्पर्म बन रहा है? किससे बन रहा है? जर्म से। वाह मेरे बच्चे, जर्म सेल से बन रहा है स्पर्म। ये पक्का है? ये इसमें कोई डाउट होगा? और सुनील सर ने बोला है जर्म सेल से स्पर्म बनने के बीच में 4 प्रोसेस हैं। बस मेरे बच्चे इतना ही तो पूछ रहा हूं, बोलो कौन? पी है? बोलो एम। पक्का? अच्छा, पी फॉर पैरट। क्या ये प्रोलिफरेशन है? बड़ी मजा आ गई सर, हंसी आ गई। दूसरा कौन? ये हैं बच्चे मेरे, अब आ जाएगा मैचुरेशन। इनके दूसरे नाम भी पूछूंगा, बता दोगे? शाबाश। और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या आप लोग देख के बता रहे हो? जिसने भी इधर उधर से टीपा मारा उसको भी मम्मी कसम है। अच्छा, प्रोलिफरेशन मियोसिस से कि माइटोसिस? ये रहे हीरो यार, शाबाश। अच्छा, ग्रोथ में माइटोसिस की माइटोसिस माइटोटिक डिफरेंशिएशन। अरे वाह मेरे बच्चे, अभी तो लग रहा कि तुम्हें आ गया, वाकई आ गया। यानी पहला वाला बोलता माइटोटिक डिफरेंशिएशन, दूसरे बोलता हो। तो 10 को आया 20 चिल्ला दिए हो, ऐसे मत करना। मैचुरेशन आया? मैचुरेशन में 2 हैं, मियोसिस। अब तो किसी को नींद नहीं आनी घर में जाके। अच्छा, कितना डेसिबल अगर बढ़ जाए तो उसे नॉइज माना जाता है? 80 डेसिबल से ज्यादा अगर हो तो उसे नॉइज बोला जाता है। इस समय तुम कम से कम 130 डेसिबल में हो। तो मैचुरेशन हो गया। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का भी नाम है, बता पाओगे? डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैंने चालाकी से वो लिख दिया जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में ये लिखा है, माइटोसिस, माइटोटिक डिफरेंशिएशन, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, डिफरेंशिएशन। पक्का? अब मैं इनके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करने वाला हूं, तुम कर भी दोगे। जर्म सेल में क्या हुआ? मायने क्या हुआ? तो क्या बनी? स्पर्मेटोगोनिया। वाह, देख रहे हो क्या? देखना नहीं, बस थोड़ी देर मत देखना, आए चाहे ना। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? मायने क्या? क्या बनी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ? मैचुरेशन। मायने क्या? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बिल्कुल सही बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां तक क्रोमोसोम के नंबर बता पाओगे? एन की 2n। बस अभी मैचुरेशन में दूसरा बाकी है, मियोसिस सेकेंड। बताओ क्या बना? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्रोमोसोम नंबर n की 2n। और स्पर्मेटिड में क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। क्या बना? स्पर्म। डिफरेंशिएशन के 3 नाम, ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्मियोजेनेसिस। पक्का? अभी नहीं आया? अब डायग्राम देखो सब लोग। क्या आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद है? वो भी नहीं याद है? याद है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इस एपिथेलियम का नाम जर्मिनल एपिथेलियम। फिर से बोलो।
पक्का? जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सी सेल? जर्म सेल में क्या हुआ? प्रोलिफरेशन। बताओ प्रोलिफरेशन के बाद बनने वाली सेल का नाम स्पर्मेटोगोनिया। जो एनसीईआरटी का डायग्राम में बना रहा हूं, बताओ इन सेल का नाम क्या? ये स्पर्मेटोगोनिया है। अभी वो डायग्राम भी एनसीईआरटी का दिखा दूंगा मैं। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ। बताओ कुछ सेल जो बाकी सेलों से अलग हो गई, नाम बताओ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लिखने के लिए जगह नहीं है, लिख पाओगे? चलो यहां लिख देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बताइए एन की 2n? पता नहीं। एन की 2n है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मैच्योरेशन। क्या हुआ? मैच्योरेशन मतलब मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बोलो क्या बनी? एन की 2n। एन हुआ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मैच्योरेशन सेकेंड। क्या हुआ? इनकी कुछ कोशिकाएं बनी स्पर्मेटिड। बोलो क्या बनी? स्पर्मेटिड। क्या बनी? स्पर्मेटिड। यहां तक चल लो, स्पर्मेटिड बन चुके हैं। इन स्पर्मेटिड को नरिशमेंट प्रोवाइड किया सेल ऑफ सर्टोली। याद आया? लेट सपोज ये डार्क सेल है, सेल सर्टोली सेल। बोलो कौन सी सेल? सर्टोली। और सर्टोली सेल ने सिक्रीट किए थे कुछ फैक्टर। एलिसा जी खड़ी हुई है। कौन कौन से फैक्टर? आइए डंडा लाओ भाई। आइए आइए आइए। यस, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? आइए 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 आइए। मम्मी को बताएंगी तो जाकर के। आइए। अरे हंसने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा तो ज्यादा मार पड़ेगी। अच्छा खड़ो। फैक्टर याद है सबको? इस बेवकूफ को नहीं याद है, बता पाओगे? चलो भाई, क्या निकला था? इनहिबिन निकला था। इसके अलावा एएमएफ निकला था। याद है? और मैंने बोला था स्पर्मेटिड को स्पर्म बनाएगा। प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस। फिर से बोलो। ये जर्म सेल से हो रहा है। ये जर्म सेल का मॉडिफिकेशन है, ये जर्म सेल का मॉडिफिकेशन है, ये जर्म सेल का मॉडिफिकेशन है। स्पर्मेटिड इस जर्म सेल का मॉडिफिकेशन। लेकिन इस जर्म सेल को नरिशमेंट किसने दिया? और फैक्टर निकाला। याद है? इनहिबिन। कौन सा? इनहिबिन। और उस फैक्टर ने मदद की कि स्पर्मेटिड शुड चेंज इनटू स्पर्म। क्लासेस छोड़ने के ये तरीके हैं। खड़े रहो अभी थोड़ी देर। और अब डायग्राम देखो, वो डायग्राम। से देखिए ये क्या है? जर्म सेल वाली लाइन, जर्माइनल एपिथेलियम। मैच्योर की इमैच्योर? इमैच्योर। बताओ ये क्या है? हाँ, स्पर्मेटोगोनिया। प्रोसेस का नाम प्रोलिफरेशन। फिर से बोलो। प्रोलिफरेशन के बाद स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से बोलो। कौन सा प्रोसेस? ग्रोथ। फिर इसके बाद मैच्योरेशन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैच्योरेशन 1 की 2 1। फिर क्या है? स्पर्मेटिड। मैच्योरेशन 1 की 2 2। और फिर ये स्पर्मेटिड कहां पर अरेंज हुए? सर्टोली सेल। बोलो कौन सी सेल है? सर्टोली। मैं रेड कर रहा हूं पूरी सेल का नाम। ये रही सर्टोली सेल। और इस सर्टोली सेल में स्पर्मेटिड आके अटैच हुआ, नर्सिंग सेल बनाती है और इट विल चेंज इनटू स्पर्म। किस में चेंज किया? स्पर्म। बैठिए। PGMT। व्हाट इज P? प्रोलिफरेशन। व्हाट इज G? व्हाट इज M? व्हाट इज T? और जगा करके भी सोते में पूछूं कि व्हाट इज मैच्योरेशन मीनिंग? मियोसिस की माइटोसिस?
मियोसिस। इसलिए मैचुरेशन 1 की 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। व्हाट इज ग्रोथ? याद रहेगा? ग्रोथ इज डिफरेंशिएशन, लेकिन मियोसिस की माइटोसिस, माइटोसिस। और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका हार्मोनल कंट्रोल पूरा पढ़ना है, ताकि ये डायग्राम जब तुम देखो तो घबराओ नहीं। बोलो फिर से, ये क्या है? जर्म सेल, जर्माइनल एपिथेलियम, याद है? इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, जर्माइनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया कैसी बनी? प्रोलिफरेशन। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनी? और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मैचुरेशन 1। और फिर स्पर्मेटेड, मैचुरेशन 2। और फिर स्पर्म बाई सर्टोली सेल, सर्टोली सेल ना होती तो स्पर्मेटेड कभी स्पर्म में चेंज। और जो मैंने पीजीएमटी बढ़ाए हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी के लाइन। सो मेरी लाइनें बेकार जाएं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइनें मत जाएं। एनसीईआरटी बोलती है पहले होगा ग्रोथ, ग्रोथ नहीं बोलती, माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। फिर माइटोसिस डिफरेंशिएशन, फिर मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2, फिर डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी देखो क्या क्या लिखा है। माइटोसिस लिखा है, पेज नंबर बताओ। हाँ, ये नहीं है। 49 देखो, सीक्वेंस देखो, पहले क्या लिखा है? माइटोसिस डिफरेंशिएशन, फिर मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकेंड, फिर तो आप मेरी पीजीएमटी वाला फॉर्मूला भूल जाओ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वो तो मेरा तरीका है सिखाने का, पर क्या नहीं भूलना है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में लिखा है कि जर्म सेल में होगी प्रोलिफरेशन नहीं, माइटोसिस डिफरेंशिएशन। क्या? बल्कि जर्म सेल में नहीं, स्पर्मेटोगोनिया में होगी माइटोसिस डिफरेंशिएशन। क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर होगी मियोसिस फर्स्ट, क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर होगा मियोसिस सेकेंड, स्पर्मेटिक। फिर होगा डिफरेंशिएशन। फिर और जो अच्छे बच्चे हैं वो इस पूरे को समअप करेंगे अपने तरीके से, और तरीका है पीजीएमटी। और इसीलिए मैं अपने तरीके जरूर सिखाता हूं कि एक बार अगर बच्चा सीख लेगा तो रट्टा नहीं मारेगा, एक निमोनिक्स के थ्रू काम करेगा। बोलो, व्हाट इज पी? प्रोलिफरेशन। व्हाट इज जी? व्हाट इज एम? मैचुरेशन में कितने स्टेप? 2। नंबर 1 मियोसिस, दूसरा मियोसिस। व्हाट इज टी? ट्रांसफर। ये जरूरी नहीं है कि आप याद करें, ये टीचर टू टीचर वेरी करते हैं। ये बातें दूसरा टीचर बोलेगा तुम्हारे सर ने बिल्कुल गलत पढ़ा दिया, बेवकूफ है तुम्हारे सर। तुम बोलना ठीक है, बेवकूफ है, लेकिन सर ये हमारे तरीके हैं याद करने के। पर हम जानते हैं कि हमारे सर ने ये तो एनसीईआरटी से पढ़ाया है। बताओ, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिफरेंशिएशन क्या बना? उसमें मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें मियोसिस सेकेंड, स्पर्मेटिक, उसमें डिफरेंशिएशन। और ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो किन सेल में हो रहा है? सर्टोली सेल। फिर से बोलो। तो स्पर्मेटिड जो बन चुके हैं वो कहां जाएंगे? सर्टोली सेल। और किसी को मालूम नहीं कि सर्टोली सेल कहां है। इसलिए पहले दिन की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब मैंने टेस्टिस पढ़ाया था यहां पर जर्म सेल थी, बीच बीच में सर्टोली सेल थी। तो बताओ कौन सी सेल का नाम था? नर्स सेल, सर्टोली सेल। इनका दूसरा नाम याद है? बोलो, सस्टेंटाकुलर सेल। और मैंने तब सिखाया था कि ये कौन कौन से फैक्टर निकालती हैं, और ये क्वेश्चन आएगा, याद है? 1 इज इनहिबिन, याद है? दूसरा एंटी मुलेरियन फैक्टर। और कुछ? बस इतना भी अगर आता है तो काम बन जाएगा। इनहिबिन याद है? हटा दें? अभी आया कि नहीं आया? ये सब कहां चल रहा है? आप खड़े हो भाई? हाँ, पीछे वाले बैठ जाओ। इसे हटा दें? ठीक। कुछ बच्चे आज पहली दिन क्लास में बैठे हैं, तुम तो नहीं हो। जब तुमको मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाए थे तब याद है? तब थे आप?
चलो, टेस्टिस मैं 3 मदद कर रहा हूं तुमको। सबसे बाहर की लेयर ट्यूनिका वैजिनालिस, फिर ट्यूनिका, फिर यहां कंपार्टमेंट है, याद है, फिर यहां ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल का नाम कट सेक्शन किया था। जब कट सेक्शन किया था तो गोल गोल मिला था, क्या ये ट्यूब्यूल था? अब बताओ इस ट्यूब्यूल में क्या मिलेगा? खतरनाक हो तुम, हमने सोचा कि तुम बेवकूफ हो। बैठो, सही है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी नहीं आएगा कि ये मैं क्या पूछ रहा हूं। एक गोला ये बना दिया, एक गोला ये बना दिया, इसको बोले टेस्टिस, इसको बोले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यस, और यहां पर जो सेल है, सेल का नाम जर्म सेल, बीच बीच में। अब जर्म सेल गुजरी है पीजीएमटी से, किससे? पीजीएमटी। और पीजीएमटी ना हो तो एनसीईआरटी, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। राजा बाबू शाबाश। तो मेरा तरीका आए ना आए, वो तरीका आएगा। पहला माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, मियोसिस सेकंड। हो गया? हाँ, अब पक्का मुझे मालूम है कि तुम अब नहीं भूलोगे, और जब भूलना तो पीजीएमटी को दोहराना। पीजीएमटी याद रहेगा? ठीक है। अब आपका हार्मोनल कंट्रोल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हार्मोनल कंट्रोल, ये भी एक छोटा सा पैराग्राफ है, हेडिंग नहीं है लेकिन पैराग्राफ। हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कौन कौन से हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, यह सीखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। ये पॉइंट ध्यान समझना। स्पर्मेटोजेनेसिस ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी वो एज है जो लाइफ स्पेन के दौरान, मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन पढ़ाया था। किसी को लाइफ स्पेन याद है? yes, भूल गए सर, वो भी भूल गए। याद है? बताओ। बर्थ था और डेथ की नेचुरल डेथ। बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है लाइफ स्पेन होता है। इसमें 3 अवस्थाएं बताई थी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बताओ, पहली फेज जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज में बच्चा है। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, याद आया? तीसरा सेनेस। मैंने कहा था तुम भूल जाना, ऐसे याद करना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन से अचानक जवान नहीं आते, ट्रांजिशन आता। क्या आता है? ट्रांजिशन। और मैंने बोला था दिस फर्स्ट ट्रांजिशन इज नथिंग बट प्यूबर्टी। और उसी दौरान बढ़ाया था कि फर्स्ट ट्रांजिशन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम हार्मोन, देयर आर सम वो हार्मोन अचानक सिक्रीट होने लगते हैं अपने बॉडी से। जब हम पैदा हुए वो हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं थे। फिर से सुनो, जब हम बढ़ रहे 2 साल के हुए तब भी हार्मोन नहीं थे हमारी बॉडी में। 10 साल के हुए तब भी हार्मोन नहीं थे। 13-14 साल की उम्र तक आते आते अचानक वो हार्मोन आ गए। कहां से आए, उसका कारण सुनो। हमारे पास ब्रेन में एक पार्ट है, नाम है हाइपोथैलेमस। पढ़ाने का तो मन बहुत करता है, लेकिन तुम वैसे में उग जाओगे। बताओ कौन सा? इस हाइपोथैलेमस में डे नाइट ड्यूरेशन की कैलकुलेशन होती बाय द ग्लैंड नोन एज पीनियल। बोलो कौन? पीनियल। हाइपोथैलेमस की एपिथैलेमस? एपिथैलेमस। वही है हाइपोथैलेमस आसपास। तो इस हाइपोथैलेमस में डे डायurnal 24 घंटे के कैलकुलेशन चलते रहते हैं एपिथैलेमस के आसपास।
और इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है कुछ सालों बाद, जब आप प्यूबर्टी में जा रहे होते हैं। इसका नाम है GnRH। बोलो क्या नाम है? इट इज नोन एज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बताओ GN का मतलब क्या है? गोनेडोट्रोपिन। R का मतलब क्या है? H का मतलब हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो इसी के पास लगी हुई है ग्लैंड। ग्लैंड का नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर से बोलो। सबको मालूम है एंटीरियर पिट्यूटरी कहां सिचुएटेड होती है? हमारे पैर में। पैर में कि ब्रेन में? और ब्रेन में कहां पर? हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे। मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस है, तो यहां पर है पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकला और पिट्यूटरी में एंटीरियर में गया कि पोस्टीरियर? एंटीरियर। ये क्या है? पैर है कि सर? इसके अंदर ब्रेन है। ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। चिल्लाओ। ओके, कहां है? मैं ब्रेन जब पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा। इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है एक ग्लैंड, नाम है पिट्यूटरी। बोलो क्या नाम है? जिसके दो पार्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर। फिर से बोलो। तो बताओ हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला जो कहां पर पहुंचा? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर से बोलो। और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले दो हार्मोन, एक का नाम है LH। बोलो क्या नाम है? और एक का नाम है FSH। फुल फॉर्म याद है? व्हाट इज FSH? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज LH? ल्यूटिनाइजिंग। फिर से बोलो। और ध्यान से सुनना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गया स्पर्मेटोगोनिया के पास, रादर आप बोल सकते हो जर्म सेल के पास। भूल गए होगे, अभी अभी बनाई थी। सी, अब सॉरी गड़बड़ हुआ, ध्यान सुनना। ये जो बेटा टिब्यूल है, टिब्यूल का नाम सेमिनिफेरस टिब्यूल। आई एम सॉरी। आपको याद है जब सेमिनिफेरस टिब्यूल हम बनाते थे तो बीच बीच में जगह छूट जाती थी। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, लेकिन यहां पर कुछ सेल्स थी, याद है? बोलो कौन सी सेल? लैडिंग सेल। हाँ, लैडिंग सेल। कौन सी सेल? लैडिंग सेल। तो जो LH हार्मोन है वो लैडिंग सेल्स में गया। लैडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल और आउटसाइड? आउटसाइड। तो दीज आर नोन एज लैडिंग सेल। बोलो क्या नाम है? लैडिंग सेल। दूसरा नाम किसी को याद है? दीज आर ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। अब भाई मदद करो। सो LH गया लैडिंग सेल पर और लैडिंग सेल को एक्टिवेट किया। लैडिंग सेल ने निकाले एंड्रोजन। बोलो क्या निकाले? एंड्रोजन। अब बताओ एंड्रूसियम का मतलब मेल की फीमेल? हाँ? और एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन की फीमेल? मेल। इस एंड्रोजन में एक बहुत स्पेशल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। फिर से बोलो। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। और इस टेस्टोस्टेरोन ने एक्टिविटी शो की ऑन द जर्म सेल। किस पे बेटा? जर्म सेल। कुछ नहीं आया। हाँ चलो बोलो। कौन? हाइपोथैलेमस। अचानक हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी पर क्या सिक्रीट करने लगा? हाँ? GnRH किसमें अटैक किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। कितने हार्मोन निकले? एक कौन? LH। दूसरा FSH। LH कहां गया? लैडिंग सेल पे गया। लैडिंग सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल ने क्या निकाला? एंड्रोजन। क्या ये टेस्टोस्टेरोन है? ये टेस्टोस्टेरोन बेटा एक्ट किया जर्म सेल में। किसमें? जर्म सेल। और इस एक्शन की वजह से हुआ PGM। बोलो क्या हुआ? PGM। T नहीं हुआ, बोलो PGM। व्हाट इज PGM? क्या पॉलीफरेशन होने लगा? अब तो मदद करनी पड़ेगी। प्रोलिफरेशन होने लगा? क्या बनने लगी? स्पर्मेटोगोनिया। फिर से बोलो।
फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर से बोलो, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर से बोलो, नहीं आया। तो बताओ स्पर्मेटिड तक किसने पहुंचाया? टेस्टोस्टेरॉन। फिर बोले एफएसएच, एफएसएच ने कहा मैं भी हूं। एफएसएच एक्ट कहां किया? बोलो कहां एक्ट किया? सेल ऑफ सर्टोली, फिर से बोलो। और सेल ऑफ सर्टोली ने इन एफएसएच की एक्टिविटी की ओवर एक्टिविटी को कम किया, किस हार्मोन से? इनेबिन, फिर से बोलो। और इन सर्टोली सेल ने नरिशमेंट प्रोवाइड किया, किसको? स्पर्म को कि स्पर्मेटिड? स्पर्मेटिड। हाँ, और कुछ ऐसे फैक्टर निकाले जिससे स्पर्मेटिड चेंज हो गया स्पर्म, किसमें? स्पर्म। प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, फिर से बोलो। तो बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिलेटेड है? टेस्टोस्टेरॉन। और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कौन? एफएसएच। नींद आ रही बेटा? कौन सा? एफएसएच, जो कहां पर गया? सर्टोली। सर्टोली सेल से फैक्टर निकले जिसने स्पर्मेटिड को किसमें कन्वर्ट किया? स्पर्म। चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लो, पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस बचपन से शुरू है कि प्यूबर्टी पे? बचपन से कि प्यूबर्टी पे? प्यूबर्टी पर ही क्यों शुरू हुई? पता नहीं। प्यूबर्टी पर ही क्यों शुरू हुई? क्योंकि प्यूबर्टी में ही एक हार्मोन निकला, किससे? हाइपोथैलेमस से। उसका नाम जीएनआरएच है, फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर जीएनआरएच ना होता तो बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी ना निकालती ना, अगर एलएच ना निकलता तो क्या नहीं निकलता? टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन ना निकलता तो जर्म सेल में प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन होता। बताओ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड बनते कि नहीं? स्पर्मेटिड बनने तक की कहानी कौन? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन स्पर्मेटिड आगे चल के ट्रांसफॉर्म होना है किसमें? स्पर्म। और बताओ स्पर्म बनने तक की कहानी का नाम स्पर्मियोजेनेसिस। उसके लिए कौन आया? एफएसएच। कहां गया? सर्टोली से। सर्टोली सेल ने स्पर्मेटिड को क्या प्रोवाइड किया? नरिशमेंट, फिर से बोलो। और नरिशमेंट के बाद उसे किसमें कन्वर्ट किया? स्पर्म। नहीं आया? आया? अच्छा बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन की एस्ट्रोजन? बेवकूफों, ना टेस्टोस्टेरोन ना एस्ट्रोजन। कहां का हार्मोन है ये? चिल्ला चिल्ला के बोला मैं टेस्टिस का एस्टेरोन हूं। मैं बोलो कौन? टेस्टोस्टेरोन। पल्ले नहीं पड़ा। टेस्टोस्टेरोन ओवरी से निकलता है, टेस्टिस से। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है। कहां से? लेडिंग से। बायोलॉजी में नाम ही अपनी आप में डेफिनेशन है, बताया था। यस सर। पर हमें क्यों मालूम चले? हम क्यों पता करें? टेस्टोस्टेरोन का नाम टेस्टोस्टेरोन क्यों है? कल्लू क्यों नहीं है? टेस्टोस्टेरोन का नाम टेस्टोस्टेरोन इसलिए क्योंकि वो कहां बनता है? टेस्टिस में। पल्ले पड़ रहा है? बायोलॉजी तो चिल्ला चिल्ला करके बोलती कि मेरे नाम में मेरी डेफिनेशन है, क्यों इधर उधर घूम रहा? क्यों टीचर्स के पीछे परेशान है? क्यों सुनील सर के पीछे परेशान है? खुद पढ़ ले। लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस नाम का मतलब क्या है? उसके लिए चाहिए सुनील सर। हाँ, अब बताओ, बता पाओगे? बस जिसको नोट करना होगा कर लिया होगा। अब अगर कोई बता पाया तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ सही है। बता पाओगे? हार्मोनल कंट्रोल याद है? बताओ जो हमारे स्पर्म बनते हैं वो टेस्टिस में बनते कि ओवरी में? मेल की फीमेल? बचपन से बनते हैं? यस सर, बचपन से। और अगर बेटा स्पर्म बना भी तो पीजीएमटी होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा।
मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ये सारी दुर्घटनाएं बचपन से चल रही हैं। ये दुर्घटनाएं बचपन से अचानक कब चालू हुई? अचानक प्यूबर्टी में ऐसा क्या हुआ कि चालू हो गई? हाइपोथैलेमस ब्रेन है इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज। ये ना होता तो हम जानवर के जानवर। कुछ तो डिफरेंशिएट किया और हमारा हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला बिना देखे। मम्मी का समय, मम्मी का इधर उधर देखा, नोटबुक में देखा मम्मी का समय। और जिसको ना आया हाथ उठा देना। GNRH, R for H for GN for गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करने वाला हार्मोन। व्हाट इज गोनेडोट्रोपिन? FSH and LH इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। एंड व्हाई दे आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन? क्योंकि ये गोनेड को जा करके एक्टिव करते हैं। एंड व्हाट इज गोनेड? टेस्टिस एंड ओवरी। पल्ले नहीं पड़ा। फिर तो सुनो, FSH और LH को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन क्योंकि ये किसको एक्टिवेट करते हैं? गोनेड। बचपन से 14 साल तक उम्र तक ये गोनेड जो इनएक्टिव पड़े रहे, अचानक उनको एक्टिवेट किया किसने? FSH एंड LH। नहीं आया? और ये FSH LH अचानक क्यों निकले? क्योंकि GnRH ने कहा कि हम अचानक निकलेंगे। और GnRH अचानक क्यों निकला? क्योंकि ये किसकी गलती? हाइपोथैलेमस। और जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाता हूं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाता हूं, उस दौरान पढ़ाता हूं मैं, सुन लो कि हमारे पास जीन है। क्या है? जीन। फिर से बोलो। जीन इज द पार्ट ऑफ DNA। I'm going little bit extra, चलेगा? जीन इज द पार्ट ऑफ DNA। जैसा DNA वैसा, अब बोलोगे जैसा DNA वैसा, जैसा mRNA वैसी, और जैसा प्रोटीन वैसा एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर। जैसा एंजाइम वैसी रिएक्शन, जैसी रिएक्शन वैसा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का नाम है टेस्टोस्टेरोन। बोलो क्या नाम है? भगवान शायद बचा ले तुम्हें। ये नहीं बन रहा था क्योंकि एक एंजाइम, पता नहीं, एक एंजाइम, क्योंकि एक प्रोटीन, क्योंकि एक mRNA, क्योंकि एक DNA का पर्टिकुलर जीन एक्टिव था कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। एक DNA का, हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है एज इट इज। बच्चे के पास भी वही 23 पेयर क्रोमोसोम है। उसके पास वो जीन है लेकिन एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। अचानक प्यूबर्टी में जाने क्या हुआ कि ये जीन इनएक्टिव से क्या हो गई? एक्टिव। और एक्टिव जीन DNA से क्या बनाने लगी? mRNA। mRNA बनने लगा तो प्रोटीन, प्रोटीन बनने लगा तो एंजाइम, एंजाइम से रिएक्शन, रिएक्शन से प्रोडक्ट। मेरे साथ बोलो, जैसा वैसा, वैसा वैसी, वैसा वैसा प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं कि बच्चे के पास जीन नहीं थी टेस्टोस्टेरोन बनाने की, थी, लेकिन एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। और इसीलिए जीन की एक्टिविटी डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे। किस पे? फिर से बोलो। और इसीलिए प्यूबर्टी एज हर बच्चे की एक जैसे की अलग अलग। दिल्ली में चले जाइए, 12 साल 11 साल प्यूबर्टी एज आ गई है, फीमेल और मेल दोनों। मिनार्की सेट हो रही है 10 साल 11 साल। एंड वंस इट वाज अ 16 ईयर। एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क है कि आपकी जीन को बेटा अल्टर कर देता है। और जीन अल्टर हुई तो DNA एक्टिवेट, DNA एक्टिवेट तो mRNA बनने लगे, mRNA बनने लगे तो प्रोटीन, प्रोटीन बनने लगे तो एंजाइम, एंजाइम से रिएक्शन, रिएक्शन से प्रोडक्ट। मैं टीचर हूं पर एक बड़े भाई की तरह सुनिए, अंकल की तरह सुन लीजिए, कैसे भी सुन लो। जस्ट यू लव माय ब्रदर एंड सिस्टर। बहुत सारी चीजें ब्रेन में नहीं जानी चाहिए, ये डेब्रिस है। ये तब समझ में आता है जब आप बड़े होते हो, हम लोग की उम्र तक आते हो।
उनको एक टाइम तक रोकना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल के इंटरनेट के यूजेस, मोबाइल के यूजेस आपकी जीन की इन एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए कुछ समय से पहले जीन एक्टिवेट हो रहे हैं और उनकी वजह से आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रही है, और इसलिए कम एज में बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आपको लगता होगा ये नॉर्मल चीज है, जब आप डॉक्टर बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा सुसाइडल टेंडेंसी जस्ट बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन। एक हार्मोन है सेरोटोनिन, क्या नाम है? इसके कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो आप में सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है। आपको लगता है अभी मर जाना, बिल्कुल अभी मर जाना। तो बहुत सारी चीजों में ये कह देना कि मैंने ये किया है और बड़ा लगता है ये मैंने कर लिया, बंजी जंपिंग मैंने कर ली, बाइक चलाना मुझे आ गया, तो जितना ये गर्व की बात है कि मैंने ये कर लिया, उससे ज्यादा गर्व की बात है मैंने ये नहीं किया। मैंने सिगरेट, मैंने बियर, मैंने लेट नाइट पार्टीज, ये गर्व की बात है, पर तुम लोग को समझना नहीं है। साइंस और मोरल साइंस इसलिए दोनों जरूरी है। साइंस पढ़ते पढ़ते हम मोरल साइंस भूल गए और हमारा ब्रेन क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्यों बढ़ता है? एक नॉर्मल सा देखने वाला बंदा आपके बगल में बैठा हो सकता है जो क्रिमिनल हो सकता है, आपकी बात नहीं है। आप ट्रेन से जा रहे हो, पता चला सब बगल में क्रिमिनल बैठा है। जस्ट बिकॉज देयर आर सम हार्मोन विच गेट डिस्टर्ब। मैं अपने टॉपिक से अलग हो गया, चलो अब आओ। GNRS याद है? थैंक यू। कहां से निकला? आगे बढ़ पाओगे? कहां गया? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, गोनेडोट्रोपिन निकले। GnRH ने गोनेडोट्रोपिन निकाले, GnRH ने GN निकाले। व्हाट इज GN? FSH और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, LHS ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेडिंग सेल पे गया, लेडिंग सेल पे जाने के बाद उसने हार्मोन निकाला, नाम बताओ? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकला, जर्म सेल पे काम किया, PGM किया। व्हाट इज PGM? पॉलीमरेशन। और अपनी बुक के हिसाब से माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, मियोसिस, यहां तक हुआ। बताओ, स्पर्मेटिड बन गई, स्पर्मेटिड नर्स सेल के पास गई, नरिशमेंट देने लगी, फैक्टर निकला, इन्हिबिन याद है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प किया और अंततः स्पर्म बन गए। क्या बन गए? स्पर्म। स्पर्म के बनने के बाद इन स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में छोड़ दिया गया। कहां छोड़ दिया गया? ल्यूमेन में छोड़ दिया गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। बोलो क्या नाम है? स्पर्मिएशन। इसके पहले मैंने स्पर्मिएशन पढ़ाया था कि स्पर्मियोजेनेसिस। तो बताओ, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, इट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। और बने हुए स्पर्म को ल्यूमेन में छोड़ देना, स्पर्म। और यहां से स्पर्म जर्नी पे जाएगा। किसी को जर्नी याद है? बोलो। ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस, एंड दिस इज नोन एज इजैकुलेशन। क्या बोलेंगे? इजैकुलेशन। एक साल आया, इतना सब लगने में कितने दिन का समय? 74 days। स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन NEET 2 years before। 74 days, 74 दिनों में स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी हुई। इसमें से आखिरी था स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मिएशन? रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म इन ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म? सो अगला टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म।
हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ है। मैं इसको हेडिंग के रूप में पढ़ाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पर्म इज अ सेल बिकॉज गैमीट इज अ सेल। तो हम इसे गैमीट को सेल मानकर ही पढ़ेंगे। पूरे स्पर्म में टोटल 3 या 4 पार्ट, एनसीईआरटी तो 3 बोलती है, मैं 4 बोलता हूं। देखता हूं। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल। तो जब आप स्पर्म को देखोगे तो स्पर्म में टोटल कितने पार्ट? 4। पहला कौन? हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस और इसके बाद टेल। और ये एक सेल है। क्या है? सेल। तो मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूं अगर सेल है तो बताओ सेल वॉल होगी? यस सर। अबे आइटम ये एनिमल है, यहाँ सेल वॉल? हाँ यस सर, होगी। सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। पहले एक सेल के बारे में सोच लो, फिर स्पर्म के बारे में सोचे। स्पर्म तो बात की कहानी है, स्पर्म एक सेल है, यही बहुत बड़ी बात है। बताओ क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी? सेल वॉल भी होगी। क्या इसमें न्यूक्लियस होना चाहिए? अरे मैं स्पर्म की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं। नॉर्मल सेल बताओ क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए? न्यूक्लियस होना चाहिए? गोल्गी बॉडी होने चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए? साइटोप्लाज्म होना चाहिए? सब चीज में यस सर बोल लो, अब भटकना मत। हाँ सर, तो चाहे हेड हो, चाहे नेक हो, चाहे मिडिल पीस हो, चाहे टेल हो तो तुम। और औकात तुम्हारी कितनी है? तो तुम्हारे अंदर मिलेगा क्या? न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल। बताओ एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं? यस सर। तो भैया इन्होंने कहा कि सबसे पहले हेड, और उस हेड में प्रेजेंट है कैप। क्या प्रेजेंट है? कैप। आप मत बनाइए, मुझे बनाने दीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा। और इस कैप का नाम है एक्रोसोम। बोलो क्या नाम है? एक्रोसोम। थोड़ी देर आप देख लो, एनसीईआरटी में सब बना। इसके बाद हेड की कैप के अलावा, मैंने कैप पहनी, हेड खत्म, अभी और है, ये कैप है। इसके बाद भी हेड है, इसके बाद भी हेड पोर्शन है जिसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस। बोलो क्या नाम है? न्यूक्लियस। भाइयों बहनों, हेड हो कि न्यूक्लियस हो, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो किससे? प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो साथ साथ चलेगी क्योंकि सेल है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट में पहुंची, नाम है नेक। बोलो क्या नाम है? नेक में 2 सेंट्रियोल पड़े हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। तो अब बताओ इतना पोर्शन क्या कहलाया? हेड। तो कोई मुझे बताए हेड के कितने पार्ट? 2। एक कौन? एक्रोसोम, दूसरा न्यूक्लियस। हेड के बाद नेक। बताओ नेक पोर्शन में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। फिर से बोलो, सेंट्रियोल। तो ये रहा नेक, सेंट्रियोल। इसके बाद भाइयों बहनों, देयर इज अ मिडिल पीस। मिडिल पीस, दिस मिडिल पीस, इसमें बेटा अरेंजमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद ध्यान से सुने, दिस मिडिल पीस इज ऑल्सो सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। येलो पार्ट हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहा। नाउ ध्यान से देखेंगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल में से डिस्टल सेंट्रियोल से एक फिलामेंट निकला है, नाम है एक्सियल फिलामेंट। बोलो क्या नाम है? फिर से बोलो, एक्सियल फिलामेंट। और इस एक्सियल फिलामेंट को सराउंड करने के लिए अगेन देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
एंड दिस इज नोन एज टेल। बोलो क्या नाम है? टेल। दिस इज नोन एज मिडिल पीस। बोलो क्या नाम है? मिडिल पीस। अब बोलो कितना पोर्शन? पहला, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, चौथा टेल। नींद आ रही है? ये जो एक्रोसोम है इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। और इन एंजाइम को बोलेंगे स्पर्म लाइसिन। बोलो क्या नाम है? स्पर्म लाइसिन। यही वो एंजाइम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और बाद में ओवा के अंदर एंट्री के दौरान जरूरत पड़ेंगे, स्पर्म लाइसिन। और याद रखना एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स आर प्रोटीन बनती ER में। कहां पर? ER। फिर से बोलो RER। बोलो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन पैक हमेशा गोल्गी बॉडी में। किसमें? तो बताओ यहां पर पैक फॉर्म में प्रोटीन है, तो बताओ एक्रोसोम इज डिराइव फ्रॉम गोल्गी बॉडी। जवाब दोगे तो अच्छा रहेगा। हेड में कितने पार्ट? एक कौन? एक्रोसोम। दूसरा न्यूक्लियस। इसके बाद नेक में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। फिर से बोलो सेंट्रियोल। एक की दो? दो। एक कौन सा? प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। डिस्टल से फिलामेंट निकला है। फिलामेंट का नाम एक्सियल फिलामेंट। फिर से बोलो। और एक्सियल फिलामेंट ही बनाता है टेल। बोलो क्या बनाता है? टेल। और इस टेल की वजह से स्पर्म है मोटाइल। क्या है? मोटाइल। और मोटिलिटी के लिए चाहिए एनर्जी। नहीं चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी। और सेल में एनर्जी का स्रोत ATP। व्हाट इज ATP? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो स्ट्रक्चर जो ATP बना है उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पावर हाउस। बोलो क्या नाम है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया इज। तो बताओ मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया ना होता तो ATP, और ATP ना बनता तो टेल मूवमेंट, टेल मूवमेंट ना होता तो स्पर्म मोटाइल होता कि नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। नहीं आया भैया? आप बता दो, जल्दी बताओ कितने पार्ट? चारों दिख रहे हैं? बिना बोर्ड में देखे बता पाओगे? बोलो कौन कौन? हेड। हेड है, नेक है, टेल है। बिना देखे बताओ हेड में कितने पार्ट? दो हैं। बोलो कौन? एक्रोसोम और एक्रोसोम और न्यूक्लियस है। थैंक यू वेरी मच। एक बार NCERT भी देख लेना जरूरी है। यस सिदिस सबसे बाहर प्लाज्मा। यहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद दिस इज एक्रोसोम। क्या एक कैप है? एंड दिस इज न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल। दिस इज नेक। नेक में क्या है? सेंट्रियोल। एक की दो? यहां नहीं दिख रहा है, बस सेंट्रियोल है। तो बताओ हेड में कितने पार्ट? दो। एक्रोसोम, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर है। बताओ ये वाला नेक। नेक के बाद मिडिल पीस। बोलो क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। और इसके बाद एक्सियल फिलामेंट आगे बढ़ा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे बढ़ी है। बोलो हेड, नेक, मिडिल पीस। अगर मेरा वो वाला डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी NCERT में और आना ही चाहिए। चलो खत्म करते हैं। बिना देखे बता दोगे काम चल जाएगा। बताओ स्पर्म में टोटल कितने पार्ट? 4। बोलो हेड, नेक, हेड के कितने पार्ट? नंबर 1 एक्रोसोम। दूसरा एक्रोसोम किससे बना है? गोल्गी बॉडी। एंजाइम है, स्पर्म लाइसिन बोलेंगे। दूसरा पार्ट न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम होगा। इसके बाद नेक है, नेक में क्या होंगे? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होगा। फिर इसके बाद मिडिल पीस है, मिडिल पीस का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। क्या किसी को मालूम है इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेशल अरेंजमेंट का नाम?
इट इज नोन एज नेबेनकर। बोलो क्या बोलेंगे? नेबेनकर। ओके, वंस अगेन। दिस अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन किसी ना किसी बुक में मिल जाएगा। इट इज नोन एज नेबेनकर। अच्छा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या पावर हाउस है? पावर हाउस है तो एटीपी जनरेट करेगा, और इस एटीपी से किसको मूवमेंट मिलेगा? टेल। ओके, थैंक यू वेरी मच। हटा दें? चलो फिर वापस चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो हेड हो गया, नेक हो गया। नेक में क्या है? सेंट्रियोल। मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है? टेल। टेल में एक्सियल फिलामेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको, स्पर्म जब इजैकुलेट होते हैं, इनका नाम स्पर्म नहीं होता बल्कि होता है सीमेन। फिर से बोलो, सेमाइनल प्लाज्मा पढ़ाया था, कंटेंट याद है? बोलो 10%। बहुत अच्छे बच्चे। 10%, 60% किसका सिक्रीशन है? सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन है, वेरी गुड। 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है, और मैंने बता दिया था इनमें फ्रक्टोज है, एंजाइम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिंक है, दूसरे जिंक भी है, एंजाइम है। ये जब सीमेन इजैकुलेट होता है, ध्यान सुनना, ये डॉक्टरी की कहानी है। सीमेन का जो वॉल्यूम है, इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट राइट इट डाउन। It is around 2 to 4 ml per ejaculation, और एवरेज हम इसे मानते हैं 2 ml। डॉक्टर इसे एवरेज 2 ml मानते हैं, और जिनमें से वो मानते हैं कि हर ml में 100 से लेकर 100 से लेकर के 150 मिलियन स्पर्म होने चाहिए पर ml। इस कैलकुलेशन के हिसाब से पर ml में 100 से 150 हैं, और निकल कितना रहा? 2 ml। तो बताओ हर इजैकुलेशन में कितने? 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि आप इसे भी देखें, और कहां पर है उसे नोट करें एनसीईआरटी। यस, See, 200 to 300 million sperm during coitus of which for normal fertility at least, okay, वो बात की बात है। तो पर इजैकुलेशन कितना? 200 से 300। और तुम्हारे सर ने देखो क्या पढ़ाया? उल्टा पढ़ाया। उल्टा नहीं पढ़ाया, ध्यान से देखोगे तो सही पढ़ाया। बताओ, वॉल्यूम जनरली 2 से 4 ml एवरेज पर ml, 100 से 150 मिलियन स्पर्म पर ml, और है कितना? 2। तो इसका डबल करो, 100 का डबल 200, 150 का 300। तो पर इजैकुलेशन कितने स्पर्म निकलते हैं? 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। पर बोलते हैं स्पर्म होना ही केवल फर्टिलिटी की निशानी नहीं है। फर्टिलिटी के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो नंबर ऑफ स्पर्म, दूसरा शेप ऑफ स्पर्म और द मॉर्फोलॉजी, और तीसरा मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं। बोल रहे अगर 20 मिलियन स्पर्म पर ml, इससे ज्यादा स्पर्म है तो फर्टिलिटी है। कितना? अब आवाज नहीं आई। कितना? और जबकि मैंने बताया निकल कितना रहा? 100 से लेकर 150 निकल रहा पर ml। बताओ फर्टाइल कि इनफर्टाइल? कल को कम हो जाए, 50 से 100 हो जाए, फर्टाइल। कल को और कम हो जाए, 30 हो जाए,
20 हो जाए, लेकिन अगर 19 हो गया इनफर्टाइल। इट इज अ क्राइटेरिया ऑफ WHO, जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसके दौरान कि 20, WHO सब तो छोड़ दो, मेडिकल में ये क्राइटेरिया है 20 मिलियन स्पर्म पर ml से अगर कम है तो बंदा इजैकुलेशन करने के बावजूद भी फर्टाइल है कि इनफर्टाइल? इनफर्टाइल। दूसरा, कम से कम मोर देन 60% स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, वो जितने भी स्पर्म निकल रहे हैं वो सारे भले नॉर्मल ना हो, लेकिन मोर देन 60% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी इट शुड बी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब उनके चारों पार्ट सलामत होने चाहिए। बोलो कौन कौन? हेड, नेक, और बोल रहे हैं कि कम से कम मोर देन 40%, कम से कम क्या, मोर देन 40% स्पर्म मस्ट शो विगरस मोटेलिटी, यानी उनमें मोटिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम फर्टाइल मानेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो बंदा फर्टाइल होगा कि इनफर्टाइल? इनफर्टाइल। जब आप डॉक्टर बनोगे, और आप डॉक्टर बनेंगे और आप में से कुछ लोग गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे, और जब गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपके पास पर डे 10-12 कपल तो आएंगे जो इनफर्टिलिटी के लिए बारे में बोलेंगे भैया 4 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हो रहे। बिल्कुल हंसने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बीमारी है। बोले 4 साल शादी को हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। पुराने समय पर इस सब का दोष फीमेल को देते थे। पुराने समय पर जब हम लोग स्टडी नहीं जानते थे कि क्या होती है इनफर्टिलिटी, तो हम लोग ये सारा का सारा थोप देते थे फीमेल पे कि बाज औरत है, इसको तो बच्चे नहीं होने, भगा दो, इसका तलाक कर दो, दूसरी शादी कर दो। और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं पुराने समय पर। आज हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी केवल फीमेल से हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है फीमेल नॉर्मल हो, क्या हो, फीमेल नॉर्मल और मेल बेटा एबनॉर्मल हो। ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है, अच्छा मेल है एबनॉर्मल, पर ऐसा है। आप एबनॉर्मल कब है? जब इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, इजैकुलेशन इज फाइन, बट इजैकुलेशन में स्पर्म का नंबर बढ़ गया कि घट गया? घट गया। तो कोई क्राइटेरिया तो होगा। कितना? 20 मिलियन स्पर्म पर ml से कम। तो बताओ फर्टाइल कि इनफर्टाइल? और अगर नॉर्मल कंडीशन में 60% से कम हो गए तो बताओ इनफर्टाइल, और अगर मोटिलिटी 40% से कम हो गई तो इनफर्टाइल। तो क्या मेल इनफर्टिलिटी भी इस दुनिया में है? यस। और यकीन मानिए इनफर्टिलिटी की केस में 10 केस में से 7 कौन जिम्मेदार है? मेल। यस, एग्जैक्टली। 10 केसेस अगर आए तो 7 केसेस में मेल प्रॉब्लम में रहते हैं, फीमेल ठीक होती हैं। पर याद रखो हमारी दुनिया, हमारा समाज कितना खतरनाक है और कैसा है। बेटा होगा कि बेटी होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन? मेल। और मार कौन खाती है? फीमेल। और इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन में आप लिटरेसी ले लेते फिर भी शिक्षित नहीं होते। शिक्षित होना और पढ़े लिखे होने में थोड़ा डिफरेंस है। काखा काका पढ़ लेना, आप हो गए, लिटरेट हो गए, लेकिन अभी भी शिक्षित नहीं हुए। शिक्षित होने में बहुत सारी साइंस के साथ मोरल्स, और अच्छा समाज किसी वैज्ञानिक के द्वारा नहीं बनता, अच्छे नागरिक के द्वारा बनता है। तो पहले अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने, डॉक्टर तो आप अच्छे हो ही जाएंगे। यस और नो? और अच्छा इंसान वो है पहले तो गलत करे नहीं, और अगर कोई गलत कर रहा है तो मुंह फेर के चल दे, क्या उसे करने दे? नहीं करने। चलो भाई इसे हटाते हैं। बताओ मॉर्फोलॉजी याद है? दिखाई पड़ रही है? अगर मॉर्फोलॉजी दिख रही है तो 4 पार्ट दिख रहे हैं। और इनफर्टिलिटी की मालूम है? इनफर्टिलिटी के क्राइटेरिया याद है? और अगर आपको मालूम है तो पहले बताओ नॉर्मल इजैकुलेशन में कितना वॉल्यूम? बताओ वॉल्यूम। एवरेज पर ml कितना? 100 से 150। अगर 2 ml है तो 200 से 300। ये नॉर्मल है। लेकिन बेटा अगर बेटा इनफर्टिलिटी हुई तो कुछ कंडीशन बदलेंगी। या तो नंबर कम होंगे, या तो मॉर्फोलॉजी खराब होगी, या तो मोटिलिटी खराब।
क्या तीनों के क्राइटेरिया हैं? नंबर 20 मिलियन से कम हो जाए। ओके, नंबर 2, अगर बेटा मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो कितना? मोर देन 60% स्पर्म हेल्दी होने चाहिए। कैसे हेल्दी? यानी उनकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल, और मोर देन 40% स्पर्म की मोटिलिटी, नॉर्मल मोटिलिटी की विगरस, क्योंकि यही वो स्पर्म है जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से मूव करेंगे, बिकॉज दे आर इजैकुलेटेड इनटू वेजाइना। कहां पर? और इन्हें क्या क्रॉस करनी है? सर्विक्स। फिर से बोलो। इसके बाद क्या क्रॉस करनी है? यूट्रस। फिर क्या क्रॉस करनी है? फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में इनको मिलेगा ओवा। बोलो मान। और ओवा से स्पर्म का क्या होना है? फर्टिलाइजेशन। तो बताओ, वेजाइना से मूव करके फैलोपियन ट्यूब तक जाना है तो मोटिलिटी शुड बी विगरस, शुड बी विगरस। याद रहेगा? तो ये थी मेल गैमेटोजेनेसिस फॉर टुडे। टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय। कल मिलते हैं 11:30 बजे। बेटा इसे बंद कर दो।